हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक हमें मिली है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड के सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की क्वेश्चन बैंक हमारे पास है। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाली उसका वन पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी डिमांड आपकी बहुत भारी डिमांड है, आपका फेवरेट क्वेश्चन। तो मैं 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देखिएगा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें है ना एबीसी कंपनी लिमिटेड है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, वीडियो लेक्चर में, कि आपको क्वेश्चन पहले रीड करना है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए क्योंकि उसी के आधार पर आपको आंसर्स देने हैं। और क्वेश्चन रीड करते समय आपको उससे रिलेटेड जो भी टेक्निकल वर्ड्स है उनको भी समझ लेना है। नाउ यहाँ पर एबीसी कंपनी लिमिटेड इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी हुई विथ रेफरेंस टू एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। तो ये किससे विथ रेफरेंस टू, ये किससे पब्लिक एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, मतलब वो है ना पब्लिक से पैसा डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ले सकती है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट पब्लिक से रेज कर सकती है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के थ्रू पैसा रेज कर सकती है। तो यहाँ पर एलिजिबल पब्लिक कंपनी है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कैन द कंपनी एक्सेप्ट, क्वेश्चन दिया है कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन जॉइंट नेम्स। तो जॉइंट नेम में लेने में कोई आपत्ति थोड़ी नहीं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। 2 जन के नाम पे, 2 फैमिली मेंबर्स के नाम पे कंपनी, जैसे हम लोग एफडी कैसे लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट 2 जन के नाम पे होता है, जॉइंट अकाउंट होता है, उसी तरीके से ये पब्लिक डिपॉजिट्स पे भी है ना 2 जन का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर यस, द कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन जॉइंट नेम्स ऑफ डिपॉजिटर्स के जॉइंट नेम पर कंपनी है ना एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स। ये एफडी होती है एक तरीके की, कंपनी एफडीज हुई, इनको हम कंपनी एफडीज बोलेंगे। नाउ कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, क्या कंपनी है ना मेंबर से डिपॉजिट्स ले सकती है? तो ये एलिजिबल कंपनी है, इसीलिए यस ये ले सकती है। तो आपको आंसर लिखना है कि यस, एबीसी कंपनी बिंग एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी होती है वो लोग मेंबर से और है ना साथ ही वो लोग पब्लिक से, दोनों से भी वो है ना ये पब्लिक डिपॉजिट इशू कर देकर वो पैसा ले सकते हैं, वो एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर यस, एबीसी कंपनी बिंग एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स एज वेल एज पब्लिक। नाउ सी पे, यहाँ पे सी क्वेश्चन में बोला है कि कैन द कंपनी इशू सिक्योर डिपॉजिट्स, क्या कंपनी सिक्योर डिपॉजिट्स इशू कर सकती है क्या? तो यस, कर सकती है कंपनी सिक्योर डिपॉजिट्स। यस, एबीसी कंपनी लिमिटेड कैन इशू सिक्योर डिपॉजिट्स। मतलब वो सिक्योर डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? कंपनी जो डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफर करती है पब्लिक को, तो वो क्या करेगी कंपनी या मेंबर्स को, तो वो उसको सिक्योर्ड रखेगी। तो सिक्योर्ड किसके अगेंस्ट रखेगी? वो अपने टेंजिबल एसेट्स, जो कंपनी की प्रॉपर्टी एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, उसके अगेंस्ट रखेगी, उस पर चार्ज क्रिएट कर रखेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अ कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक विद इन 30 डेज। और इसकी जो टाइम पीरियड होता है कि भाई 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर आपने एक्सेप्टेंस रिसीव कर लिया, पब्लिक का पैसा ले लिया कंपनी ने, तो कंपनी है ना वो पैसा लेने के 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज का, वो कंपनी है ना हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल एसेट्स, और उसकी रिपोर्ट फिर उनको रजिस्ट्रार को देनी होती है। नाउ 7th क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से रीड करेंगे। एप्पल कंपनी लिमिटेड इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। यहाँ पर अभी एप्पल का नाम आ गया, एलिजिबल पब्लिक कंपनी है बोला है। एंड इट प्लान्स टू रेज सिक्योर डिपॉजिट्स, और वो है ना सिक्योर डिपॉजिट्स रेज करने का, सिक्योर डिपॉजिट्स रेज के थ्रू है ना यहाँ पर प्लान कर रही है कि सिक्योर डिपॉजिट रेज करे। एंड प्लीज एडवाइज द बोर्ड ऑन द फॉलोइंग, आपको बोर्ड को एडवाइस देना है। डिपॉजिट्स मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट की बात आ रही कि सिक्योर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट वो रेज करना चाहती है, मतलब वो पब्लिक को ऑफर दे रही है। तो यहाँ पर हमको जो ए क्वेश्चन पूछा है
वो पूछा है कि डज द कंपनी नीड टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल, क्या कंपनी को शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। शेयर होल्डर्स होते कौन है? मेंबर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं। अगर कंपनी है ना रेज करना चाहती है पैसा बाहर से, एक्सटर्नल पैसा हुआ ना, ये एक्सटर्नल बाहर के लोगों से, पब्लिक से, तो उसको है ना अप्रूवल लेना होता है यहाँ पर शेयर होल्डर से। तो यहाँ पर हमको लिखना है यस, एप्पल कंपनी लिमिटेड नीड्स टू टेक शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। टू सीक द अप्रूवल लेने के लिए कंपनी को क्या करना होता है? शेयर होल्डर्स फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कंपनी होल्ड्स अ जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। तो वो जनरल मीटिंग बुलाती है, उसके लिए जनरल मीटिंग बुलाती है जिसमें है ना डिस्कशन होता है एंड शेयर होल्डर अप्रूव करने के बाद ही वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं पब्लिक कंपनी से, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। नाउ बी, डज द कंपनी हैव टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी, क्या कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी, यहाँ पे डिबेंचर का वर्ड कहाँ से आया? ये कंपनी यहाँ पर डिबेंचर इशू की बात नहीं है, यहाँ पर तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सिक्योर्ड डिपॉजिट के इशू की बात हो रही है। तो यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी का नाम कैसे आया? डिबेंचर ट्रस्टी की क्या जरूरत पड़ी? तो यहाँ पर हमको लिखना नो, द कंपनी डज नॉट नीड टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी as Apple Limited is not raising funds by issuing debentures। वो डिबेंचर्स इशू करके फंड नहीं रेज कर रही है, वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स सिक्योर्ड डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब कंपनी की एफडी हो गई एक तरीके से, कंपनी में पैसा लगाओ और कंपनी की एफडी लो, इंटरेस्ट लो आप, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो कंपनी हैज टू अपॉइंट वन, तो इसके लिए कंपनी को किसे अपॉइंट करना होता है? तो वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टीज अपॉइंट करने होते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी की जरूरत नहीं होती है। नाउ यहाँ पर सी क्वेश्चन में, विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट्स, और उनके एसेट्स पर कंपनी कितने समय के अंदर है ना एसेट्स पर उन्हें कंपनी को चार्ज करना चाहिए। मतलब सिक्योर्ड डिपॉजिट्स की बात है तो एसेट्स पे चार्ज लेना पड़ता है। तो यहाँ पर अ कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस, 30 दिन के अंदर हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल एसेट्स फॉर एन अमाउंट नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। जितना डिपॉजिट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे कम का अगर वो चार्ज करेंगे तो सिक्योर्ड कहाँ से हुआ? मोर देन रहेगा एसेट्स की वैल्यू तो चलेगा, लेकिन एक्सेप्टेंस डिपॉजिट के से कम नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, इक्वल भी चलता है। नाउ 8th क्वेश्चन, सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स थ्रू डिपॉजिट्स, वो है ना डिपॉजिट्स के थ्रू है ना रेज करना चाहती है फंड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, क्या कंपनी है ना एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक से डिपॉजिट्स? तो यहाँ पर नो, सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट, यहाँ पर ये प्राइवेट कंपनी है इसीलिए कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से ये है ना एक्सेप्टेंस नहीं एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती है। अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स ओनली, यहाँ पर वो पब्लिक से नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है इसीलिए। देन इनका क्राइटेरिया होता है ना एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स के लिए भी। नाउ बी, विच डॉक्यूमेंट शुड बी द कंपनी इशू टू इनवाइट डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स इनवाइट करने के लिए कंपनी को कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है? तो इफ अ कंपनी, तो यहाँ पर क्राइटेरिया भाई, यहाँ पर क्राइटेरिया पब्लिक कंपनी के लिए अलग है, प्राइवेट कंपनी के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया अलग है। मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं, यहाँ पर मेंबर्स के लिए क्राइटेरिया अलग है और पब्लिक को इशू करिए तो क्राइटेरिया अलग है। तो हम लिखेंगे इफ कंपनी इनवाइट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अगर वो अपने मेंबर से एक्सेप्टेंस ले रही है डिपॉजिट का, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस ले रही है तो इट इशूज अ सर्कुलर, तो इस केस में वो सर्कुलर इशू करेंगे। सर्कुलर आपको याद रखना है इन द केस ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स को जब इन्विटेशन देते हैं तो कि भाई आप हमारे एफडी में पैसा लगाओ, हमारे डिपॉजिट्स में पैसा लगाओ। नाउ बट इफ इट इनवाइट्स, लेकिन अगर वो इनवाइट करती है पब्लिक को फ्रॉम द पब्लिक, देन कंपनी हैज टू इशू एन एडवर्टीजमेंट, तो फिर कंपनी को है ना एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। देन सी,
व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। तो मिनिमम पीरियड होता है वो 6 मंथ होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 36 मंथ होता है। तो 36 मंथ्स होता है, तो दोनों भी आपको याद रहने चाहिए। अगर मिनिमम पूछा तो आप 6 मंथ्स लिखोगे, यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड बोला है तो द कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 36 मंथ, 36 महीने के लिए ही वो है ना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इस आंसर को लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, मिस्टर जेड होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ पेक्यूलियर कंपनी लिमिटेड। पेक्यूलियर कंपनी लिमिटेड नाम है कंपनी का, इन अ फिजिकल मोड, मतलब है ना उनके पास हार्ड कॉपी है, शेयर्स की हार्ड कॉपी है, पेपर। जैसे आपको कैसे आप स्पोर्ट्स में आगे आए, आप डांस में आगे हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलती है, वैसे शेयर सर्टिफिकेट जो है वो फिजिकल मोड में इसके पास है, मिस्टर जेड के पास। एंड विशेस टू कन्वर्ट द सेम इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, उसकी इच्छा है कि वो उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट कर ले। ठीक है भाई, कर सकता है, हाँ कर तो सकता है। अभी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, देखते हैं। मिस्टर जेड होल्ड्स अ सेविंग अकाउंट, मिस्टर जेड का सेविंग अकाउंट है विथ CFDH बैंक के साथ, बैंक का नाम रियल नेम नहीं है, CFDH बैंक लिमिटेड के पास उनका सेविंग अकाउंट है। कैन ही डिपॉजिट हिज शेयर्स इन दिस अकाउंट फॉर डीमेट, क्या वो, क्योंकि देखो फिजिकल मोड से इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करने को हम डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं, कि डीमेटेरियलाइज, वो डीमेट अकाउंट में रखा जाता है, राइट। तो यहाँ पर उसका सेविंग अकाउंट है, तो डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, तो ये नहीं डिपॉजिट कर सकता अपने शेयर्स को, इस बैंक में नहीं डिपॉजिट कर सकता है। मिस्टर जेड कैन नॉट डिपॉजिट हिज शेयर्स इन हिज बैंक अकाउंट फॉर डीमेट बिकॉज ही इज हैविंग सेविंग अकाउंट विद द CFDH लिमिटेड। अगर आपको लिखना है तो आगे आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पर बी, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज नीडेड फॉर द सेम, मतलब अगर उसको अकाउंट, मतलब उसको डीमेट में पैसा शेयर्स अपने रखने हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करना है अपने शेयर्स को, तो उसको कौन से अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से टाइप का अकाउंट होना चाहिए, तो वो डीमेट अकाउंट होना चाहिए, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर अ डीमेट अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हिज फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड, पेपर वर्क से पेपरलेस वर्क पे चला जाएगा ये, राइट। तो यहाँ पे फिजिकल शेयर से इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करने के लिए उसे क्या करना होगा, डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, उसकी जरूरत होगी उसको। नाउ इज इट द RBI विच विल बी द कस्टोडियन ऑफ शेयर्स ऑफ मिस्टर जेड आफ्टर डीमेटिंग। अगर मान लो उसने डीमेट कर दिया, डीमेट में रख दिया शेयर्स को, डीमेटिंग कर दिया, डीमेटेरियलाइज्ड कर दिया, तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी जो शेयर्स है उसकी कस्टोडियन होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है उसकी कस्टोडियन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ध्यान नहीं रखती, ये है ना NSDL एंड CDSL का काम है। NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड CDSL का होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, यहाँ पर सिक्योरिटीज लिमिटेड हुआ। तो यहाँ पर ये जो NSDL है एंड CDSL है, ये कस्टोडियन होते हैं सिक्योरिटीज एंड रिकॉर्ड्स के। तो RBI विल नॉट बी कस्टोडियन ऑफ द शेयर्स ऑफ मिस्टर जेड आफ्टर डिमेटिंग एज डिपॉजिटरी, दैट इज NSDL, और CDSL इज द कस्टोडियन ऑफ, मतलब कस्टोडियन मतलब वो लोग सेफ गार्ड करेंगे उसके जो शेयर्स है, उनका ध्यान रखेंगे एंड रिकॉर्ड्स। नाउ 10th क्वेश्चन, मिसेस जेड विशेस टू ओपन अ डीमेट अकाउंट इन हर नेम, वो अपने नाम पर अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहती है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, जहां पर वो अपने शेयर्स रख सकती है, ट्रेडिंग कर सकती है। तो यहाँ पर कैन शी ओपन द अकाउंट गोइंग टू मुंबई ऑफिस ऑफ NSDL, तो क्या उसको NSDL में अप्रोच करना पड़ेगा क्या इसके लिए? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड में जाएगी क्या वो अकाउंट ओपन करने के लिए? तो नहीं, यहाँ पर शी कैन नॉट ओपन द अकाउंट गोइंग टू मुंबई ऑफिस ऑफ NSDL बिकॉज NSDL इज अ डिपॉजिटरी विच इज लाइक अ सेंट्रल बैंक, वो सेंट्रल बैंक के जैसे हुआ, मतलब वो लाइक अ वॉच डॉग यू कैन से,
वो ध्यान रखती है जहाँ जो उनको जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डीपी जिसे हम इन शॉर्ट बोलते हैं, डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पे वॉच रखती है, क्योंकि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो लोग बैंक में, मतलब वो लोग है ना डीमेट अकाउंट ओपन करके देते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक की तरह ये जो NSDL है वो काम करता है, CSDL है वो काम करता है, लेकिन वो अकाउंट ओपन करके देने का काम नहीं करता। तो शी हैज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विथ डीपी। तो डीपी कौन कौन होते हैं? तो डीपी जैसे बैंक्स हुए, जिनको अथॉरिटीज होती है, शेयर ब्रोकिंग कंपनीज होते हैं, वो लोग अकाउंट ओपन करके देते हैं। नाउ सेकेंड यहाँ पर, इज शी रिक्वायर्ड टू पे फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट एंड इट्स मेंटेनेंस? क्या उसको उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है क्या? अकाउंट ओपन करना है तो पैसा देना पड़ेगा, मेंटेनेंस के चार्जेस भी देने पड़ेंगे, सर्विस मिलेगी ना भाई, तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना है कि येस शी इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट एंड इट्स मेंटेनेंस टू अवेल, क्योंकि उसको अगर सर्विस लेनी है, फ्यूचर में सर्विस लेनी है, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा ना, ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की सर्विसेज चाहिए, टाइम टू टाइम उसको अपडेट मिलता रहे, तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। नाउ सी, डज शी हैव टू सेंड द शेयर्स टू रेस्पेक्टिव कंपनी फॉर डीमेटिंग? क्या उसको है ना अगर डीमेटेरियलाइज करना है अपने शेयर्स को, तो उसको क्या कंपनीज को भेजना पड़ेगा क्या वो शेयर्स अपने? तो नहीं, नो, शी डज नॉट हैव टू सेंड, उसको है ना कंपनीज को नहीं भेजना है, डज नॉट हैव टू सेंड द शेयर्स टू रेस्पेक्टिव कंपनी। रेस्पेक्टिव कंपनी मतलब जिस कंपनी के शेयर्स उसने लिए हैं, मान लो रिलायंस कंपनी के लिए, तो क्या अंबानी के पास भेजेगी? रिलायंस कंपनी के पास भेजेगी डीमेटिंग के लिए? नहीं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अप्रोच करना होगा ना उसको। तो यहाँ पर नो लिखना है आपको, एंड शी डज नॉट हैव टू सेंड द शेयर्स टू रेस्पेक्टिव कंपनी फॉर डीमेटिंग। शी हैज टू सबमिट DRF, उसको सबमिट करना पड़ेगा। DRF का फुल फॉर्म क्या होता है? डीमेट रिक्वेसिशन फॉर्म, मतलब वो रिक्वेस्ट करेगी, डीमेट फॉर्म भरेगी, रिक्वेसिशन फॉर्म, जिसमें पूरे उसको डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे, एंड उसको उसके साथ में उसकी जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है, जो फिजिकल फॉर्म वाली सर्टिफिकेट है, हार्ड कॉपी, वो भी उसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास सबमिट करना होगा, अलॉन्ग विद द DRF, डीमेट रिक्वेसिशन फॉर्म के साथ में। तो आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस के जो आंसर्स है अच्छे से समझ में आ गए। आप अभी उम्मीद करती हूँ कि आप कैपेबल हो गए हो कि केस स्टडी को कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो रिमेनिंग 5 मोर जो केस स्टडी के क्वेश्चंस है वो मैं आपको अवेलेबल करके दूंगी। तो तब तक के लिए जितने वीडियोस डाले हैं क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, उनको आपको गो थ्रू करना है। टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं भूलना है, साथ में टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है, अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन 100% कर लेनी है। एग्जाम्स के लिए ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।